हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन और आज इसका 10th लेक्चर में लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे आप लोग देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है। नवंबर 2023 के लिए रोज रात को 9 बजे यहां पर मेरी क्लासेस चलती हैं और मई 2024 के लिए अनअकैडमी प्लस पर हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 24th ऑफ अगस्त। इसमें मैं दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा और दोपहर को 2:30 बजे से 4 बजे तक मैं जीएसटी पढ़ाने वाला हूं। तो इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड इफ यू यूज माय कोड निश10 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 20% का डिस्काउंट जो है ये अभी लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, उस स्ट्रैटेजी सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक दैट आउट। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप्स देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो काफी क्लैरिटी आपको इस वाले स्ट्रैटेजी सेशन से मिल जाएगी। जितने भी सेशंस यहां पर हमारे हुए हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन के, उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं नोट्स यहां पर यूज कर रहा हूं उस नोट्स की भी पीडीएफ आपको यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक में मिल जाएगा। नोट्स वाले लिंक में आपको एक शेड्यूल नाम की एक्सेल शीट दिखाई देगी। उस एक्सेल शीट पे आपको आगे आने वाली क्लासेस का टेंटेटिव शेड्यूल पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मेरी टैक्स की बुक बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी और जब भी वो बुक आएगी तो उसका लिंक मैं आपको नोट्स वाले फोल्डर के अंदर ही डालकर दे दूंगा। ठीक है, जो नोट्स वाला फोल्डर है उसी के अंदर मैं लिंक फॉर परचेसिंग द टैक्स बुक भी दे दूंगा। तो अगर आप इसको बाद में भी देख रहे हो तो एक बार वो देख लो कि वो लिंक अगर आ गया है तो टैक्स बुक आ गई है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिनों में आ जाएगी। राइट, अब आप नवंबर 23 के लिए इंडिविजुअल टैक्स कोर्सेज भी परचेस कर सकते हो। मतलब यू वोंट हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द एंटायर अनअकैडमी। आप अगर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टैक्स के कोर्सेज के सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। आप अगर चाहो तो सिर्फ इनकम टैक्स का ले सकते हो, अगर आप चाहो तो सिर्फ जीएसटी का ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो पूरा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी उसमें दोनों इंक्लूडेड होगा। उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहां पर भी इफ यू यूज माई कोड निश10 तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एमसीक्यूज के सेशंस मैंने पहले लिए हुए थे, वो सारे एमसीक्यूज दिसंबर 23 के लिए नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल हैं। वो इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जब देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मई 2024 के स्टूडेंट्स प्लीज ये वाले सेशंस ना देखें, बहुत चेंजेस हैं। इनफैक्ट इनकम टैक्स में पूरा असेसमेंट ईयर बदल जाता है। मई 24 के लिए आपके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल होगा। यस, असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल होगा और यहां पर नवंबर 23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 एप्लीकेबल है। तो काफी सारे चेंजेस हैं। तो मई 24 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट वॉच दीज सेशंस। राइट, चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर अपना, आज दो चैप्टर्स हमें निपटाने छोटे छोटे। चैप्टर नंबर 7 है इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि किसी और की इनकम है लेकिन वो मेरी इनकम में क्लब कर दी जाएगी, तो इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। राइट, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 60। ये कहता है कि अगर आपने इनकम ट्रांसफर कर दिया और एसेट ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, मैंने अपने बेटे को सपोज किसी एक एसेट से अराइज होने वाली इनकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन मैंने उसको वो एसेट ट्रांसफर नहीं किया, तो जो भी इनकम आएगी वो भले ही उसकी आएगी लेकिन वो मेरे हाथ में क्लब होगी, मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो Mr. Watson has transferred through a duly registered document the income arising from a go down to his son without transferring the go down। तो go down तो ट्रांसफर नहीं किया लेकिन go down से राइज होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर दिया। In whose hands will rental income from go down be charged? तो ऑब्वियसली मिस्टर वत्सन के हाथ में वो चार्ज हो जाएगी। फिर सेक्शन 61 कहता है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि मैं अभी आपको कुछ दे रहा हूं लेकिन बाद में मैं उसको वापस लेने का अधिकार रखता हूं। ठीक है, मैंने अगर अभी आपको कोई चीज दी और उसके बाद उसका अधिकार भी आप ही को दे दिया कि अब मैं वापस नहीं ले सकता, तो ये इररिवोकेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैंने आपको कोई चीज दी और वापस लेने का अधिकार है मेरे पास, तो इसको रिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैंने कोई चीज आपको दी, राइट, और मैंने कहा ये तो मैं एसेट ट्रांसफर कर चुका हूं पर मेरे पास अधिकार है, तो उस एसेट से अराइज होने वाली इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी। ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफर के भी दो एक्सेप्शंस हैं, मतलब यहां पर दो एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक एक्सेप्शन तो ये होता है कि यहां पर दो चीजें हैं, हाँ दो चीजें आएंगी यहां पर, देखो एक्सेप्शंस वेयर क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट अट्रैक्टेड इवन इन द केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन तो ये है कि अगर मैंने किसी एक बंदे की बेनिफिट के लिए किसी ट्रस्ट में पैसा डाला, ठीक है, मैंने किसी ट्रस्ट को कोई एसेट ट्रांसफर किया और मैंने ये कहा कि इस एसेट की जो भी बेनिफिट होगा वो इस बंदे को, तीसरे बंदे को मिलता रहेगा, तब तक मिलता रहेगा जब तक ये बंदा जिंदा है।
राइट जिंदा है तब तक बेनिफिट उस बंदे को मिलेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस थर्ड पर्सन द एसेट विल कम बैक टू मी। तो लाइफ लॉन्ग तो इररिवोकेबल हो गया ना, ठीक है, इवन दो ये रिवोकेबल है, टेक्निकली ये रिवोकेबल है क्योंकि कभी ना कभी तो मेरे पास वापस आएगा, व्हेन द थर्ड पर्सन विल डाई देन दिस एसेट विल कम बैक टू मी, लेकिन टेक्निकली तो ये इररिवोकेबल हो गया, ठीक है, मतलब टेक्निकली नहीं, इन इफेक्ट ये इररिवोकेबल हो गया। तो फॉलोइंग टू केसेस आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट इनकम्स अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर्स आर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। नंबर 1, अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट व्हिच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है, तो ट्रस्ट में कुछ मैंने एसेट ट्रांसफर किया, उससे इनकम जा रही है किसी एक तीसरे बंदे को जिसको बेनिफिशियरी बोल रहे हैं, लाइफ टाइम तक ये एसेट जो है वो ट्रस्ट के पास ही रहेगा। दूसरा, एंड एनी अदर ट्रांसफर व्हिच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, तो मैंने किसी दूसरे बंदे को मैंने एसेट ही दे दिया, ट्रस्ट के बदले मैंने डायरेक्टली, ट्रस्ट को देने के बजाय मैंने डायरेक्टली किसी दूसरे बंदे को एसेट दे दिया, और मैंने कहा जब तक तू जिंदा है तब तक ये एसेट तेरे पास है, तब तक मैं वापस नहीं लूंगा, तेरे मरने के बाद ये वाला एसेट मैं वापस लूंगा, ठीक है। तो इवन दो टेक्निकली इट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर, बट स्टिल इसको इररिवोकेबल की तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो वो इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी। In the above cases, income from the transferred asset is not includable in the total income of the transferor, provided the transferor derives no direct or indirect benefit from such income. ठीक? If the transferor receives direct or indirect benefit from such income is to be included in his total income, even though the transfer may not be revocable during the lifetime of the beneficiary or the transferee, as the case may be। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। आओ, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब हम लोग बात कर ही चुके हैं कि वापस नहीं आना चाहिए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लेमिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, अगर मेरी बीवी को कोई इनकम आ रही है तो उस इनकम को मेरे हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा, कब कब कर दिया जाएगा, लेट्स सी। तो इसको तीन पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। मेरा शुचिता प्रकाशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब आई होल्ड 20% और मोर शेयर होल्डिंग इन शुचिता प्रकाशन। शुचिता प्रकाशन अब मेरी वाइफ को अगर किसी चीज के लिए पैसा दे रहा है, राइट, मेरी वाइफ को किसी चीज के लिए पैसा दे रहा है और मेरी वाइफ उस चीज के लिए टेक्निकली केपेबल ही नहीं है, राइट, सब मेरी वाइफ है, ठीक है। अब मेरी वाइफ ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है, तो शी नोज एवरीथिंग अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, शी नोज नथिंग अबाउट कोडिंग, राइट, वो जो सॉफ्टवेयर वाली कोडिंग होती है, ऐप वाली कोडिंग, शी नोज नथिंग अबाउट कोडिंग। शुचिता प्रकाशन ने सपोज मेरी वाइफ को, चारू को कोडिंग के लिए रख लिया और कोडिंग के लिए उसको उसको महीने का 1 लाख रुपए दे दिया, तो ये तो चारू इज नॉट टेक्निकली केपेबल ऑफ कोडिंग, राइट। लेकिन अगर शुचिता प्रकाशन अकाउंटिंग या फाइनेंस के लिए चारू को 1 लाख रुपए दे रही है तो फिर कोई पंगा नहीं है, राइट। अगर कोडिंग के लिए दे रही है तो ये 1 लाख रुपए मेरे हाथ में क्लब होगा। अगर अकाउंटिंग या फाइनेंस के लिए दे रही है जिसके लिए चारू इज टेक्निकली क्वालिफाइड, तो फिर ये मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं होगी। इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मैंने कोई मकान या कोई भी एसेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, उससे पैसा नहीं लिया, ठीक है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज नॉट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है लेकिन एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, राइट। तो मैंने प्यार मोहब्बत के चलते मैंने अपनी वाइफ को कुछ एसेट ट्रांसफर कर दिया, उस एसेट से जो भी इनकम उसको अराइज होगी वो मेरे हाथ में क्लब होगी, राइट। ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, अगर मैंने कोई एसेट किसी और को ट्रांसफर किया, राइट, लेकिन उसका बेनिफिट मेरी वाइफ को मिल रहा है, तो मेरी वाइफ के हाथ में वो तो जो भी इनकम है वो मेरे हाथ में क्लब होगी, राइट। सबसे पहला, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो ये इनकम जो है दैट शुड बी इन द नेचर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह। सच रेम्यूनरेशन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम अ कंसर्न वेयर द असेसी अलोंग विद द रिलेटिव इज हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो अगर इंडिविजुअल असेसी हूं मैं या मेरे रिलेटिव, मतलब या तो मैं या फिर रिलेटिव के साथ मेरा इस कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या मोर शेयर होल्डिंग है या 20% या मोर शेयर इन प्रॉफिट है, और ये वाली कंसर्न मेरी स्पाउस को रेम्यूनरेशन दे रही है, ये कंसर्न मेरी स्पाउस को रेम्यूनरेशन दे रही है, तो ये जो भी रेम्यूनरेशन है ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। एक्सेप्शन क्या है, इफ रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड बाय स्पाउस बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सच रेम्यूनरेशन इज एट्रीब्यूटेबल टू सच क्वालिफिकेशन, एट्रीब्यूटेबल है, देन द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न एंड बोथ रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम दैट कंसर्न, देन रेम्यूनरेशन इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज टोटल इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये उस वाले स्पाउस के हाथ में क्लब हो जाएगी, उस बंदे के हाथ में क्लब हो जाएगी जिस बंदे की अदर इनकम, टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग हायर है, राइट। मिस्टर बी होल्ड शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मिस्टर बी का वाई प्राइवेट लिमिटेड में 30% वोटिंग पावर है, मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है।
Mrs. B is working as an accountant in Y Private Limited, getting income under the head salary computed of 3,44,000 rupees. तो Mrs. B को Y Private Limited से सैलरी मिल रही है 3,44,000 रुपीज की विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी अकाउंटेंट की जॉब के लिए 3,44,000 रुपीज एनुअल सैलरी मिल रही है. ऑब्वियसली मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी. Mr. B also receives 30,000 rupees as interest on securities. तो ये Mr. B की income from other sources हो जाएगी. Mrs. B owns a house property which she has let out. Rent received from the tenant is 6,000 rupees per month. Compute the gross total income of Mr. B and Mrs. B for the assessment year 23-24. तो ये जो 6,000 rupees per month की rental income आ रही है, ये Mrs. B के हाथ में taxable होगी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6,000 into 12. This will be the net annual value. राइट इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा और उसके बाद जो भी इनकम आएगी वो मिसेस बी की इनकम हो जाएगी. ठीक है, मिस्टर बी के हाथ में देखें तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में मिसेस बी की जो सैलरी आएगी वो मिस्टर बी के हाथ में क्लब हो जाएगी. फिर हाउस प्रॉपर्टी में देखें तो 6,000 इंटू 12 ये आ गया 72,000. इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहां पर मिस्टर बी की 30,000 वाली इनकम आ गई है. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, इसमें क्वेश्चन देखोगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी चीजें. तो कमल गिफ्टेड 10 लाख रुपीज टू हिज वाइफ सुलोचना ऑन हर बर्थडे ऑन 1 जनवरी 2021. तो कमल ने 10 लाख रुपए दिए सुलोचना को अपनी वाइफ को 1 जनवरी 21 में. सुलोचना लेंट 5 लाख रुपीज आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू कृष्णा ऑन 1 अप्रैल 2022. ठीक है, तो सुलोचना ने क्या किया, इस 10 लाख रुपए का इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए किराए पर दे दिए, मतलब उधार दे दिए कृष्णा को ऑन 1 अप्रैल 22 फॉर 6 मंथ्स ऑन विच ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 50,000 रुपीज. ठीक है, 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला सुलोचना को कृष्णा से. अब ये जो 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये कमल के हाथ में टैक्सेबल होगा. ठीक है, The said sum of 50,000 rupees was invested in shares of a listed company on 15th October 2022. टैक्सेबल मेरे हाथ में होगा, मतलब कमल के हाथ में होगा, लेकिन पैसा किसका है, पैसा तो अभी सुलोचना के पास है. सुलोचना ने क्या किया, इस 50,000 रुपए को शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया which were sold for 75,000 rupees on 30th December 2022. Securities transaction tax was paid on such sale. ठीक है, तो 50,000 रुपीज की ये जो इनकम है, जो 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट इनकम मिली थी इसको कृष्णा से, इस 50,000 रुपीज को इसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और फिर उन शेयर्स को 75,000 रुपीज में बेच दिया. तो ये जो 25,000 रुपीज का प्रॉफिट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो ये सुलोचना के हाथ में ही टैक्सेबल होगा. मतलब अक्रिशन ऑफ इनकम इज नॉट क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर. राइट, 50,000 रुपीज की इनकम मिली थी, कहां से मिली थी, कमल ने 10 लाख रुपीज सुलोचना को दिए, सुलोचना ने उसमें से 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, सॉरी कृष्णा को उधार दे दिए, उस पर 50,000 रुपीज की इनकम आई. तो ये कमल के ट्रांसफर्ड एसेट से 50,000 रुपीज की जो इनकम आई वो कमल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी. राइट, अब इस 50,000 से सुलोचना ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया और 25,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. तो ये इनकम के ऊपर इनकम जब जनरेट किया, दिस इज अ सेकंड जनरेशन इनकम. फर्स्ट जनरेशन इनकम वाज 50,000 रुपीज व्हिच वाज क्लब, लेकिन सेकंड जनरेशन इनकम जब आ जाएगी तो सेकंड जनरेशन इनकम क्लब नहीं होगी. तो ये जो 25,000 रुपीज का प्रॉफिट है ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स, ये सुलोचना के हाथ में ही टैक्सेबल होगा. द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट, यानी 10 लाख रुपीज की गिफ्ट थी, उसमें से 5 लाख रुपीज की तो ये सारी कहानी होगी. बचा हुआ 5 लाख was invested as capital by Sulochana in a business. She suffered a loss of 15,000 rupees in the business in financial year 22-23. ठीक है, तो जो बचा हुआ 5 लाख रुपीस था जो पति से मिला था वो उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और उस बिजनेस से 15,000 रुपीस का लॉस हुआ सुलोचना को. अब क्या ये लॉस कमल के हाथ में क्लब होगा? अब यहां पर पता नहीं क्यों कई सारे लोग बोलते हैं कि सर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? मैं कह रहा हूं जब पति के गिफ्टेड अमाउंट से जनरेट होने वाली इनकम पति के हाथ में क्लब हो सकती है, तो पति के द्वारा गिफ्टेड अमाउंट से जनरेट होने वाला लॉस पति के हाथ में क्यों नहीं क्लब हो सकता? तो ये जो 15,000 रुपीज का लॉस है ये भी कमल के हाथ में क्लब हो जाएगा. ठीक है, ये भी कमल के हाथ में क्लब हो जाएगा. तो आप देख लो, where any asset is transferred to the spouse by an individual for inadequate consideration or without an agreement to live apart, income arising therefrom is included in the hands of the transferor. The term income in this context includes loss as well. Therefore, interest of 50,000 rupees from money lent to Krishna shall be clubbed in the hands of her husband, Mr. Kamal. Loss of 15,000 rupees sustained by Sulochana in the business carried by her with the funds gifted by her husband can be claimed by her husband. तो husband इस loss को claim कर सकता है. Further,
गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). राइट, ये जो गिफ्ट मिला है 10 लाख रुपीस का, इसको ये बोला जा सकता है ना, सुलोचना के हाथ में गिफ्ट मिली तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन ये तो रिलेटिव से मिली है, स्पाउस तो रिलेटिव होता है, तो 56(2)(10) में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगी। When Mrs. Solochna invested the interest income of 50,000 rupees in the shares of listed company and earned short-term capital gains amounting to 25,000 rupees therefrom, such capital gains shall not be clubbed with the income of her husband, but shall be taxable in her individual capacity. This is so because the income from the accretion of transferred assets is not to be clubbed with the income of the transferor. Second generation income पे clubbing नहीं होती है। ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ट्रांसफर्ड एसेट अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो फिर क्या होगा, तो फिर अब आपको देखना होगा कि सपोज हस्बैंड ने वाइफ को कुछ पैसा दिया या वाइफ ने हस्बैंड को कुछ पैसा दिया, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कायदे से। मिस्टर वैभव started a proprietary business on 1st April 2021 with a capital of 5 lakh rupees. He incurred a loss of 2 lakh rupees during the year 21-22. ठीक है, तो इसने अपना 5 लाख रुपीस का कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 21 को, और 21-22 में 2 लाख रुपीस का लॉस हुआ। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, हिज वाइफ मिसेस वैशाली, a software engineer, gave a gift of 5 lakh rupees on 1st April 2022, which was immediately invested in the business by Mr. Vaibhav. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2022 को मिसेस वैशाली ने 5 लाख रुपीस दिए कि भाई तू अपना बिजनेस संभाल ले, ठीक है, और ये 5 लाख रुपीस मिस्टर वैभव ने इमीडिएटली उसी दिन अपने बिजनेस में लगा दिया। He earned a profit of 4 lakh rupees during the year 22-23. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for the assessment year 23-24. If Mrs. Vaishali gave the said amount as loan, what would be the amount to be clubbed? देखो, हम असेसमेंट ईयर 23-24 के बारे में बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021, राइट। वैभव का कंट्रीब्यूशन 5 लाख का था और 1 अप्रैल 2021 को वैशाली का कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं था, टोटल 5 लाख रुपीस का था। फिर लॉस हुआ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2 लाख रुपीस का, ये 2 लाख रुपीस यहां से माइनस हुए, 2 लाख रुपीस का पूरा वैभव को जाएगा लॉस, और अब कैपिटल बचा है 3 लाख रुपीस। यहां पर वैशाली से इसको गिफ्ट मिला, कितना मिला, 5 लाख रुपीस गिफ्ट मिला, ये 5 लाख रुपीस वैशाली का कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो यहां पर टोटल ये हो गया, और अब टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख रुपीस। वैभव का कैपिटल 3 लाख, वैशाली का कैपिटल 5 लाख, और ये हो गया 8 लाख। अब जो प्रीवियस ईयर 22-23 में 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, वो 3:5 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये वाला जो प्रॉफिट है ये 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, 3:5 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मान लो अगर वैशाली ने ये पैसा 1 अप्रैल 2022 को ना दिया होता, ये पैसा दिया होता सपोज 10 अप्रैल 2022 को, क्या तब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता? नहीं, तब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तभी होता है अगर साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2022, या जिस साल अगर मान लो नया बिजनेस शुरू हुआ है तो बिजनेस शुरू होने के पहले दिन स्पाउस का कंट्रीब्यूटेड पैसा कैपिटल का पार्ट होना चाहिए, राइट। यहां पर अगर मान लो गिफ्ट फ्रॉम वाइफ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस होता 10 अप्रैल 2022 को, 10 अप्रैल 2022 को होता, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2022 को अगर वाइफ ने दिया होता तो क्या 1 अप्रैल 2022 में वाइफ का कंट्रीब्यूशन होता कि कैपिटल में? नहीं, सिर्फ हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन है। तो 22-23 में जो भी लॉस होता या प्रॉफिट होता वो पूरा का पूरा हस्बैंड के पास जाता, ठीक है, वाइफ के पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, राइट। तो साल के बिगिनिंग में, साल के पहले साल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैपिटल के अंदर दोनों का पार्ट होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आओ, इफ मिसेस वैशाली हैड गिवन अ लोन टू मिस्टर वैभव, क्लबिंग प्रोविजंस वुड नॉट हैव अट्रैक्टेड, ठीक है। अगर लोन दिया होता तो क्लबिंग प्रोविजंस कोई अट्रैक्ट नहीं होते, वाइफ को लोन पर इंटरेस्ट देता, इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाता, कोई क्लबिंग वाला सीन नहीं होता, ठीक है। सिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्पाउस। तो अगर मैंने किसी और को कोई एसेट दिया जिससे मेरी वाइफ को बेनिफिट हो रहा है, तो जो भी बेनिफिट होगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ, ठीक है, अगर मेरे बेटे की वाइफ को कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? तो इसको दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन बाय देयर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ,
ठीक है, मतलब मेरे बेटे की वाइफ मेरी कौन होगी, बहू होगी। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा एसेट ट्रांसफर करता हूं अपनी बहू को जिसके लिए मैंने पैसा नहीं लिया, या मेरी वाइफ चारू ट्रांसफर करती है, आप इसको ऐसे समझ लो, आपकी गर्लफ्रेंड को आपके पापा या मम्मी ने अगर कोई एसेट ट्रांसफर किया बिना पैसे लिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड को जो, या आपकी वाइफ को जो भी इनकम आएगी वो आपके जिसने भी ट्रांसफर किया उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ठीक है, तो हो सकता है आपके पापा या मम्मी ने किसी और को ट्रांसफर किया हो जिसका बेनिफिट आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ को मिलने वाला है। ठीक है, asset transferred without adequate consideration, where an asset is transferred directly or indirectly by an individual to his or her son's wife without adequate consideration, the income from such asset is to be included in the total income of the transferor. Asset transferred invested in the business, अगर business में invested है तो, for this purpose where the assets transferred directly or indirectly by an individual to his or her son's wife are invested by the transferee in the business, proportionate income arising from such investment is to be included in the total income of the transferor. ठीक है, तो जितना पैसा वो अपने सन्स वाइफ के नाम पर दिया हुआ है उसमें जो भी इनकम आएगी वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। If the investment is in the nature of contribution of capital, then proportionate interest receivable from the firm will be clubbed with the income of the transferor. ठीक है, अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट कैपिटल के फॉर्म में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली क्लब हो जाएगा। Such proportion has to be computed by taking into account the value of the aforesaid investment on the first day of the previous year to the total investment of the business by way of capital contribution in the firm as a partner, as the case may be, by the transferee on that day. दूसरा ये देखो, if any individual transfers any asset to any person without consideration or for inadequate consideration for the benefit of son's wife, then income from such asset received by any person but tax on such asset is to be paid by the transfer. बहुत ही सिंपल सी चीजें, इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं, सवाल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। देखो, मिसेस कस्तूरी ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। मिसेस कस्तूरी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एबीसी कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन that out of the rental income, जो भी रेंटल इनकम आएगी, a sum of 36,000 rupees per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. कंपनी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दी, शर्त ये रखी कि साल का 36,000 रुपीज तुम मेरी बहू के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करोगे। Mrs. Kasturi claims that the amount of 36,000 rupees utilized by his son's wife should not be included in her total income as she no longer owned the property. Examine the reasons whether the contention of Mrs. Kasturi is valid in law. ठीक, तो obviously नहीं है। Clubbing provisions under section this are attracted in case of transfer of any asset directly or indirectly, otherwise than for adequate consideration, मतलब without adequate consideration to any person to the extent to which the income from such asset is for the immediate or deferred benefit of son's wife. Such income shall be included in computing the total income of the transferor individual. Therefore, income of 36,000 rupees meant for the benefit of daughter-in-law is chargeable to tax in the hands of the transferor, that is Mrs. Kasturi in this case. The contention of Mrs. Kasturi is hence not valid in law. ठीक है, अब हम आते हैं क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। तो माइनर की इनकम जो है वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम माइनर की इनकम क्लब करने से पहले ज्यादा होती है। हर बच्चे के लिए आपको 1032 के अंदर 1,500 रुपीज पर एनम का एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हुज इनकम इज मोर बिफोर क्लबिंग माइनर्स इनकम। However, in the following three cases, minor's income is taxable in the hands of minors only. कौन कौन से तीन केसेस हैं? अगर माइनर ने अपनी किसी स्किल या टैलेंट से इनकम कमाई तो भाई माइनर तू ही टैक्स दे। अगर माइनर ने कोई मैनुअल वर्क करके पैसा कमाया तो भाई माइनर तू ही टैक्स दे। अगर माइनर किसी डिसेबिलिटी से सफर करता है और माइनर ने पैसा कमाया तो भाई माइनर तू ही टैक्स दे। ठीक है, वंस माइनर्स इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ वन पेरेंट, एक बार किसी भी एक पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब हो गई, फिर आजीवन उसी पेरेंट के हाथ में इनकम क्लब रहेगी। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स अग्री करते हैं कि मतलब कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि किसी एक पेरेंट की इनकम कम हो गई, दूसरे पेरेंट की इनकम ज्यादा हो गई, तो ये लोग असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर कह सकते हैं कि अरे महाराज जब पैदा हुआ था तब इसकी इनकम ज्यादा थी, ठीक है, तब इसकी इनकम कम थी। कोई ये अग्रीड पार्टी कहेगा ना कि महाराज जब ये पैदा हुआ था बच्चा हमारा तब इसकी इनकम ज्यादा होती थी, ठीक है, तो या तब इसकी इनकम कम थी तो तब आपने मेरे हाथ में इसकी इनकम क्लब करनी शुरू कर दी थी, अब तो भैया ये ज्यादा कमा रहा है इसके हाथ में कर दो क्लब। ठीक है, मैं तो उतना कमा भी नहीं रहा, जबरियन मेरे को इस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर कहेगा बात तो ठीक है, ट्रांसफर कर देगा बस। अच्छा, अब इधर देखो, इफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पेरेंट टू अ माइनर चाइल्ड अदर देन अ माइनर मैरिड डॉटर without consideration or for inadequate consideration, then the transferor parent shall be treated as deemed owner of such house property as per section 27.
Therefore, clubbing provisions would not get attracted and hence benefit under section 1032 shall also not be applicable. ठीक है, जब आप अपने किसी माइनर चाइल्ड को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो सेक्शन 27 के तहत आप डीम्ड ओनर हो जाते हो, तो उस हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली सारी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होती है क्योंकि आप इसके ओनर माने जाते हो। ठीक है, यहां क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगते। अब आप बोलोगे कि सर बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है ना, मतलब हम ऐसा भी तो कह सकते थे ना कि नहीं माइनर को ही इनकम हो रही है लेकिन उस पर टैक्स आपको देना है क्योंकि वो इनकम आपके हाथ में क्लब हो रही है। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हम कहते तो फिर माइनर के हाथ में 1032 का एग्जेम्पशन भी तो मिलता है। अगर मैं माइनर की इनकम अपने यहां क्लब करने की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं 1032 का एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा, वो यहां पर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेक्शन 27 के हिसाब से मैं डीम्ड ओनर हो जाऊंगा। However, if the house property is transferred by a parent to his or her minor married daughter without consideration or for inadequate consideration, then section 27 is not attracted. लेकिन अगर मैंने अपनी minor married daughter को ट्रांसफर कर दिया तो मैं सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने माइनर चाइल्ड को तो ट्रांसफर किया, क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लबिंग हो जाएगी, राइट। अगर मैं अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता हूं तब तो मैं डीम्ड ओनर होऊंगा, कोई क्लबिंग नहीं होगी, कोई 1032 में 1500 रुपए साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करता हूं तो मैं सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर नहीं होऊंगा बिकॉज दिस वाज द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 27। तो अब मेरे हाथ में उसकी इनकम क्लब होगी क्योंकि क्लबिंग के प्रोविजंस ने तो बोला ही है ना कि अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड को एसेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन तो उस पर जो भी इनकम होगी वो आपके हाथ में क्लब होगी। और अगर माइनर की इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी, अगर माइनर की इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी तो फिर क्या हो जाएगा, माइनर की इनकम अगर मेरे हाथ में क्लब होगी तो मुझे 1032 का एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, आओ ये वाला तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सही रहेगा ये। देखो जी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। कौन कौन से, आओ। मिस्टर ए हैड अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 5 लाख रुपीज इन बैंक ऑफ इंडिया। फिक्स्ड डिपॉजिट थी 5 लाख रुपीज की बैंक ऑफ इंडिया में। ही इंस्ट्रक्टेड द बैंक to credit the interest on the deposit at 9% from 1st April 22 to 31st March 23 to the savings bank account of Mr. B, son of his brother, to help him in his education। देखो यहां पर क्वेश्चन ने आपको इमोशनल करने की कोशिश की। वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। सर ये क्या हो गया अचानक से आपके अंदर, ये कहां से आ गया? हाँ यार, मैं पिछले कुछ सेशंस में देख रहा हूं, मैं अगर सेशन में बोलता नहीं हूं वीडियो को लाइक करने के लिए तो तुम लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते यार, गलत बात है। कल वाले सेशन पे आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने, व्यूज बहुत अच्छे हैं लेकिन लाइक्स कम है यार। तो एक तो कल वाले सेशन को भी लाइक करो, जितने भी पुराने सेशंस आपने लाइक नहीं किया वो भी आप लाइक करो, और यहां पर भी आप लाइक करो। मेरा मोटिवेशन कैसे होगा? ठीक है, मेरा मोटिवेशन अगर आएगा, मतलब अगर मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे और बेहतर कंटेंट देना है, तो आपको बस यही तो करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। आपसे फीस तो मैं मांग नहीं रहा, फ्री में है ये फास्ट ट्रैक। ठीक है, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है बस कि वीडियो को लाइक कर दो, दैट्स इट, और कमेंट कर दो। कमेंट करने का मन करे तो करो, नहीं करे तो मत करो, वैसे कर दोगे तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, लेकिन लाइक तो कर ही दो ना यार, लाइक करने में तुम्हारा क्या ही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, during the previous year 22-23 the following transactions occurred in respect of Mr. A। तो मिस्टर ए की 5 लाख रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट है बैंक ऑफ इंडिया में, उस पे 9% का इंटरेस्ट आएगा। 9% का इंटरेस्ट इन्होंने कहा कि मेरे भाई के बेटे के खाते में जमा कर दो। तो फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं की, लेकिन फिक्स डिपॉजिट यानी एक एसेट से जनरेट होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर दिया। अभी आधे घंटे पहले हमने बात की थी कि एसेट बिना ट्रांसफर किए अगर आप इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो इनकम आपके हाथ में क्लब होगी, राइट। तो आईएफओएस में 9% ऑफ 5 लाख रुपीस किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। Mr. A holds 75% profit share in a partnership firm. Mrs. A received a commission of 25,000 rupees from the firm for promoting the sales of the firm. Mrs. A possesses no technical or professional qualification. ठीक है, तो मिस्टर ए का एक पार्टनरशिप फर्म में वो है, क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि 20% से ज्यादा का प्रॉफिट शेयर है। अब ये फर्म मिस्टर ए की वाइफ मिसेस ए को कुछ तो कमीशन दे रही है, तो कमीशन क्या हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। लेकिन ये किसके हाथ में क्लब होगी? मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगी, क्योंकि वाइफ के पास कोई खास टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं। तो ये भी आईएफओएस, ये भी आईएफओएस। मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेस ए ऑन 1st April 2022। During the previous year 22-23, Mrs. A's income from house property computed was 52,000 rupees from such flat। तो ये income from house property किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में। क्यों? क्योंकि सेक्शन 27 का डीम्ड ओनर, नॉट क्लबिंग प्रोविजंस, सेक्शन 27 का डीम्ड ओनर।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख रुपीज टू हिज माइनर सन, 2 लाख रुपए माइनर सन को दिए, हु इन्वेस्टेड द सेम इन अ बिजनेस एंड ही डिराइव्ड इनकम ऑफ 20,000 रुपीज फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 20,000 रुपीज वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये किसके हाथ में क्लब होगी? ये 20,000 रुपीज वाली जो इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ये किसके हाथ में क्लब होगी? देखो, माइनर के हाथ में क्लब नहीं होगी। क्या माइनर ने अपनी स्किल से किया? नहीं। क्या माइनर डिसेबल्ड है? नहीं। क्या माइनर का मैनुअल वर्क हुआ? नहीं। ठीक, तो ये 20,000 रुपीज किसी ना किसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी, या तो मिस्टर ए के या तो मिसेज ए के, राइट। और दोनों में से जिसके भी हाथ में क्लब होगी उसको 1032 का एग्जाम्पशन मिलेगा, 1500 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। यानी 20,000 में से सिर्फ 18,500 ही टैक्सेबल होगा। Mr. A's minor son derived an income of 20,000 rupees through a business activity involving application of his skill and talent. Right? ये 20,000 rupees किसी के हाथ में क्लब नहीं होगी। ये 20,000 rupees किसी के हाथ में क्लब नहीं होगी। During the year, Mr. A got a monthly pension of 10,000 rupees. तो साल की 1,20,000 rupees पेंशन, इस पे 50,000 rupees का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ठीक, He had no other income. Mrs. A received a salary of 20,000 rupees per month from part-time job. तो साल की 2,40,000 और इस पे 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और ये मिसेज ए की सैलरी इनकम आ गई है। Examine the tax implications of each transaction and compute the total income of Mr. A, Mrs. A and their minor child, assuming they do not wish to opt for section 115 BSc। ठीक है, तो ये क्लबिंग होगी, ये IFOS वाली क्लबिंग है। IFOS वाली क्लबिंग है, किस पेरेंट के हाथ में होगी? या तो मिसेज ए या तो मिसेज ए, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी इनकम बिफोर क्लबिंग ज्यादा है, राइट। तो अभी यहां पर क्या हो गया? मिस्टर ए की सैलरी इनकम आ गई 1,20,000 माइनस 50,000 यानी 70,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी? रेंट कितना मिल रहा है? 50, अच्छा 52,000 कंप्यूटेड है, तो कंप्यूटेड तो यहां पर 52,000 यहां पर आ गई। अब पीजीबीपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पीजीबीपी में तो कोई खास इनकम है नहीं यहां पर, लेकिन पीजीबीपी में सिर्फ किसकी इनकम है? माइनर चाइल्ड की इनकम है। 20,000 रुपीज माइनर चाइल्ड की इनकम है, तो पीजीबीपी की इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम है, जो कि क्लब नहीं होनी है, राइट। उसके बाद पीजीबीपी के बाद हम कैपिटल गेन्स के बारे में बात करें, कुछ नहीं है। आईएफओएस के बारे में बात करते हैं। अब आईएफओएस में एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये वाली जो चीज है ये तो माइनर की क्लबिंग वाली आईएफओएस है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको हम बाद में देखेंगे। क्यों बाद में देखेंगे? क्योंकि पहले हमें बाकी सारी इनकम्स को कंसिडर करके ये देखना है कि कौन से पेरेंट की इनकम ज्यादा है, राइट। लेकिन सर आपने ये वाली माइनर इनकम तो कंसिडर कर ली, क्योंकि ये क्लब थोड़ी होनी है। ये माइनर इनकम, ये वाली जो इनकम है वो तो इसी के हाथ में टैक्सेबल होनी है, तो क्लब नहीं होनी है। मिस्टर ए के हाथ में 9% ऑफ 5 लाख रुपीज, ये टैक्सेबल हो जाएगा। 9% ऑफ 5 लाख रुपीज 45,000 रुपीज, और ये टैक्सेबल हो जाएगा 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज कमीशन, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो मिस्टर ए के हाथ में ये आ गया। अब माइनर सन की इनकम को इंक्लूड करने से पहले मिस्टर ए की इनकम है 1,92,000 रुपीज और मिसेस ए की इनकम है 1,90,000 रुपीज। अब माइनर की ये वाली जो 20,000 रुपीज वाली इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लब हो जाएगा, और इस पे ये 1,500 रुपीज का एग्जाम्पशन मिलेगा, और 18,500 रुपीज ही क्लब होकर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मैंने सपोज अपने भाई की वाइफ को कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, और मेरे भाई ने मेरे सन को कुछ गिफ्ट दे दिया। अब ये सर्क्यूटस इन नेचर हो गया, गोल गोल घुमाकर हम दे रहे हैं। मेरे को अल्टीमेटली अपने बेटे को गिफ्ट देना है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं अपने भाई से गिफ्ट दिलवा रहा हूं और बदले में उसकी वाइफ को गिफ्ट दे रहा हूं, राइट। तो एक्चुअली मेरे भाई की वाइफ को गिफ्ट किसको देनी चाहिए? मेरे भाई को देनी चाहिए, ठीक है। तो देना उसको है, लेकिन वो उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। तो उसने क्या कहा? भैया आपके बेटे को दे देता हूं। मैंने कहा दे दे, ठीक है, मेरे को भी देना है। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, तेरी वाइफ को मैं दे देता हूं गिफ्ट। तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाते हैं। तो टू द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ये टैक्सेबल हो जाता है ट्रांसफरर के हाथ में, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द ट्रांसफरर। अब जैसे मेरे भाई ने अगर मेरे बेटे को दिया, तो फिर ये मतलब क्या हो गया कि मैं अपने बेटे को देना चाहता था ना, क्योंकि मैंने फिर उसकी वाइफ को दिया, राइट। मैंने अगर उसकी वाइफ को दिया, मतलब क्या, वो देना चाहता था ना, बस मैं कह रहा हूं कि मैं दे देता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने अपने भाई की वाइफ को कुछ गिफ्ट दिया, तो ये वाला गिफ्ट मेरे भाई के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अगर मेरे भाई ने मेरे बेटे को कुछ दिया, तो ये मेरे बेटे को मिलने वाला गिफ्ट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। तो ट्रांसफरर के हाथ में नहीं होगा, जो एक्चुअली इनहेरेंट देना चाह रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 lakh rupees to his brother's wife on 14th June 2022, ठीक है।
6 लाख रुपीस अपने भाई की वाइफ को दिया. On 12th July 2022, his brother gifted a sum of 5 lakh rupees to Mr. Vasudevan's wife. ठीक है, तो वासुदेवन ने अपने भाई की वाइफ को 6 लाख दिया और वासुदेवन के भाई ने वासुदेवन की वाइफ को 5 लाख दिया. The gifted amounts were invested as fixed deposits in banks by Mrs. Vasudevan and wife of Mr. Vasudevan's brother on 1st August 2022 at 9% interest. Examine the consequences of the above under the provisions of the Income Tax Act 1961 in the hands of Mr. Vasudevan and his brother. एक बात बताओ, क्रॉस ट्रांसफर कितने अमाउंट का हो रहा है? क्रॉस ट्रांसफर कितने अमाउंट का हो रहा है? क्रॉस ट्रांसफर तो सिर्फ 5 लाख रुपीस का हो रहा है ना. तो मिस्टर वासुदेवन के हाथ में 9% ऑफ 5 लाख फॉर 10 मंथ्स टैक्सेबल हो गया. अप्रैल मई जून जुलाई 8 मंथ्स टैक्सेबल हो जाएगा. 1 अगस्त को इन्वेस्ट किया ना, 8 मंथ्स टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर वासुदेवन के हाथ में भी और मिस्टर वासुदेवन के भाई के हाथ में भी. देखो इधर इन द गिवन केस Mr. Vasudevan gifted a sum of 6 lakh rupees to his brother's wife on 14th June 2022 and simultaneously his brother gifted a sum of 5 lakh rupees to Mr. Vasudevan's wife on 12th July 2022. The gifted amounts were invested as fixed deposits in banks by Mrs. Vasudevan and his brother's wife. ठीक. These transfers are in the nature of cross transfers. These transfers are in the nature of cross transfers. Accordingly, the income from the assets transferred would be assessed in the hands of the deemed transferor. तो जो डीम्ड ट्रांसफरर है उसके हाथ में, एक्चुअल ट्रांसफरर नहीं, जो डीम्ड ट्रांसफरर है. मैं अपने भाई की वाइफ को क्यों गिफ्ट दूंगा? वो देगा ना. मेरा भाई मेरी वाइफ को क्यों गिफ्ट देगा? मैं दूंगा ना. ये वाली बात है. तो डीम्ड ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज द ट्रांसफर्स आर सो इंटिमेटली कनेक्टेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual or otherwise. Therefore, interest income arising to Mrs. Vasudevan in the form of interest on fixed deposits would be included in the total income of Mr. Vasudevan. And मतलब जो मेरे वासुदेवन की वाइफ को जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो वासुदेवन के भाई के हाथ में नहीं टैक्सेबल होगी जो कि एक्चुअल ट्रांसफरर है. वासुदेवन के हाथ में टैक्सेबल होगी जो कि डीम्ड ट्रांसफरर है. राइट. सिमिलरली वासुदेवन के भाई की वाइफ के हाथ में जो इनकम आएगी वो वासुदेवन के हाथ में नहीं ट्रांसफर होगी जो कि एक्चुअल ट्रांसफरर है, टैक्सेबल होगी जो कि एक्चुअल ट्रांसफरर है, बल्कि वो वासुदेवन के भाई के हाथ में टैक्सेबल होगी जो कि डीम्ड ट्रांसफरर है. एंड interest income arising in the hands of his brother's wife would be taxable in the hands of Mr. Vasudevan's brother as per section 64(1) to the extent of the amount of cross transfers, that is 5 lakh rupees. 5 लाख तक का ही taxable होगा. This is because both Mr. Vasudevan and his brother are the indirect transferors of the income to their respective spouses with an intention to reduce their burden of taxation. However, interest income earned by his spouse on fixed deposit of 5 lakh rupees alone would be included in the hands of Mr. Vasudevan's brother and not the interest income of the entire fixed deposit of 6 lakh rupees since the cross transfer is only to the extent of 5 lakh rupees. Cross transfer 5 lakh rupees तक का ही है. Asset transferred to HUF by member. अगर मेंबर HUF को एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा? इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स, इफ एनी इंडिविजुअल, देखो ध्यान दो, इफ एनी इंडिविजुअल transfers any asset to his HUF without consideration or for inadequate consideration, then income from such asset is received by the HUF but taxable in the hands of the transferor member. ठीक है, तो इनकम किसके हाथ में आती है? HUF के हाथ में आती है, लेकिन वो टैक्सेबल होगी मेंबर के हाथ में. आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF के पार्टीशन के बाद income from such asset received by spouse shall be clubbed in the hands of the transferor. जब HUF का पार्टीशन होगा तो ये प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होगी. ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर इसका थोड़ा सा पोर्शन, मतलब प्रॉपर्टी भी का भी पार्टीशन होगा और इसका थोड़ा सा पोर्शन ओरिजिनल ट्रांसफरर की वाइफ को मिलेगा. तो वाइफ को जो भी मिलेगा या स्पाउस को जो भी मिलेगा, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी मेन ट्रांसफरर के हाथ में आएगी. ठीक. Mr. B is a karta of an HUF whose members derive income as given below. Income from B's profession 45,000 rupees. ठीक है. Mr. B जो है करता है. Mrs. B's salary as a fashion designer 76,000 rupees. Minor son D interest on fixed deposit with the bank which were gifted to him by his uncle 10,000 rupees. Minor daughter P's earnings from sports 95,000 rupees. D's winnings from lottery gross 1,95,000 rupees. Examine tax implications in the hands of Mr. and Mrs. B. आओ देख लेते हैं. इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बड़ा सिंपल है. Income of 45,000 rupees from Mr. B's profession shall be taxable in the hands of Mr. B under the head PGBP. ये वाली जो है,
ठीक है, हमें एग्जामिन करना है टैक्स इंप्लीकेशंस, तो हमें कंप्यूटेशन तो करनी नहीं है, एग्जामिन करना है तो हमें ऐसे ही समझानी है चीजें। मिसेस बीज सैलरी एज फैशन डिजाइनर, तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मिसेस बी के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो सैलरी ऑफ 26,000 रुपीज यानी 76 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज शैल बी टैक्सेबल एज सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिसेस बी। माइनर सन डी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक व्हिच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल, अंकल ने गिफ्ट किया, उस पर इनकम आई। बात इनकम की होगी, बात गिफ्टिंग की नहीं होगी। ये इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? या तो मिस्टर बी के हाथ में या तो मिसेस बी के हाथ में, जिसकी भी इनकम क्लबिंग से पहले ज्यादा होगी। ठीक है, और 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। Income from fixed deposit of 10,000 rupees arising to minor son D shall be clubbed in the hands of the father, Mr. B, as income from other sources, since Mr. B's income is greater than the income of Mrs. B before clubbing the income of the minor child. As per 1032, income which is included in the parent shall be exempt to the extent of 1,500 rupees per child. Balance income would be clubbed in the hands of parent as income from other sources. ठीक है, उसके बाद माइनर डॉटर पीज अर्निंग्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो यहां पर स्पोर्ट्स वाली बात हो रही है, तो ये माइनर डॉटर डी के ये पी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। Income of 95,000 rupees arising to the minor daughter P from sports shall not be included in the hands of the parent, since such income has arisen to the minor daughter on account of an activity involving application of a skill. D's winnings from lottery, D कौन है? D कौन है? माइनर सन है, तो D की जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ये भी किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इनकम ऑफ मिस 195 arising to minor son D from lottery shall be included in the hands of Mr. B as income from other sources, since Mr. B's income is greater than the income of Mrs. B before including the total income of minor child. हमारा क्लबिंग वाला चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। 40 मिनट 41 मिनट्स 3 सेकेंड्स हुए और हमारा क्लबिंग वाला चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है। आइए सर दूसरा छोटू सा चैप्टर हम लोग देखते हैं, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एग्रीगेशन ऑफ इनकम में क्या होता है? तो कई बार कुछ ऐसे अमाउंट्स होते हैं आपके बैंक अकाउंट में या आपके अकाउंट्स में, ऐसे आइटम्स देखते हैं जिनका कोई खास एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं पाते हो, तो उसको भी आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसको भी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। देखो सबसे पहले कैश क्रेडिट्स, सेक्शन 68। कैश क्रेडिट्स का मतलब क्या हो गया? मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास मैंने फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने फेस टू फेस क्लासेस सपोज स्टार्ट कर दी और मैंने हर स्टूडेंट से 15-15 हजार रुपए की फीस ले ली। अब मेरे पास सपोज 1,50,000 रुपीज फीस आ गया कैश, मेरे पास 1,50,000 रुपीज कैश में फीस आ गई। अब मैं गया बैंक में और मैंने ये 1,50,000 रुपीज जमा कर दिया, मेरे पास कैश आया, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन ये 1,50,000 रुपीज मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया। अगर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू फीस और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि ये 1,50,000 रुपीज की एंट्री मैंने बुक्स में पास की हुई है, तो ये एक्सप्लेन्ड क्रेडिट है, ये एक्सप्लेन्ड क्रेडिट है, राइट। लेकिन अभी मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फीस रिसीट की एंट्री नहीं की और सीधा मैंने बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स वाले कहेंगे भैया 1.5 लाख रुपए कहां से आया? मैं कहूंगा हाँ, तो बोलेगा क्या क्या? मैं कहूंगा पता नहीं कहां से आया। तो इनकम टैक्स वाले इस पर हायर रेट से टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तभी लोग जो ब्लैक मनी अपने पास रखते हैं उसको सीधा बैंक में जमा नहीं कर सकते, उसको तभी वो जो आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि घर की दीवारों में खोद खोद के डाल रहे हैं, कहां डालेंगे? और बैंक में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर बैंक में डाल दिया तो ये आपकी टोटल इनकम मान ली जाएगी, और अगर टोटल इनकम मान ली जाएगी और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना कि घूस लेकर आया है मेरे पास, तो फिर बहुत हाई रेट से टैक्सेबिलिटी होती है, बहुत ही हाई रेट से। ठीक है, तो आप देखो इसको पढ़ते हैं। Section 68 of the tax regulations outlines rules regarding cash credits. If a person's financial records show an unexplained credit and their explanation is unsatisfactory to the tax authorities, the amount may be treated as their income for the year. For credits like loans, the recipient's explanation isn't enough. ठीक है, मैं बोल दूं अरे मैंने लोन लिया था, मैं अगर बोलूं कि नहीं सर मैंने तो लोन लिया था, ठीक है, तो वो पूछेंगे भाई किससे लोन लिया था, तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर उस बंदे को जब भी मैं बोलूंगा कि नहीं मैंने तो इससे फलाने से लोन लिया था, फिर वो फलाने को भी कॉन्कर करना पड़ेगा कि हाँ भाई सही वो कह रहा है, ये मैंने लोन दिया था। ठीक है, तो फॉर क्रेडिट्स लाइक लोन्स द रेसिपिएंट्स एक्सप्लेनेशन इज नॉट इनफ. It is acceptable only if the lender also explains the source and the tax officer approves. So lender को भी बताना पड़ेगा कि ये जो कैश में तुमने लोन दिया ये कैश कहां से आया।
ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने तो फलाने से लोन लिया था, बस बात खत्म, मुझे क्या पता उसके पास कहां से कैश आया ना। तो लेंडर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई तूने कैश में लोन दिया, तेरे पास कैश कहां से आया। ठीक है। दूसरा, for closely held companies, if they receive credits like share application money, the company's explanation isn't sufficient. The individual named in the company's records must also clarify the source, and the tax officer must find it satisfactory. However, these conditions don't apply to credits under the name of a SEBI registered venture capital fund or a company. ठीक है, तो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया, मतलब उसने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। तो इस तरह से ये फिर ऐसा नहीं होगा कि अरे मुझे तो एप्लीकेशन मनी मिला, ठीक है, मुझे तो एप्लीकेशन मनी मिला, मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मिला है, तो यहां पर ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है कहां से मिला है, इस बंदे से मिला है, उस बंदे से पूछो कहां पर कैश, कहां से कैश लाया है, तो सरकार कहेगी नहीं, उसको भी पहले प्रूव करना पड़ेगा कायदे से कि यहां से कैश आए, तभी हम कायदे से इसको अलाउ कर पाएंगे, अदरवाइज हायर रेट पे टैक्स हो जाएगा। फिर एक होता है सेक्शन 69 जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता है। तो देखो, इफ अ पर्सन हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर, मतलब वही प्रीवियस ईयर में, and these investments are not documented in their financial records, tax authorities take notice. तो tax authorities जो है वो notice ले लेती हैं। Individual must explain the nature and source of these investments. Failing to provide a satisfactory explanation leads to the value of these unexplained investments being considered as a person's income for that particular financial year. तो अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अचानक से लिख दिया कि मेरे पास गोल्ड आ गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मैंने लिख दिया गोल्ड आया, अब भाई गोल्ड कहां से खरीदा तूने, ठीक है, तो उसका मेरे को सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर इसमें इनकम तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे कि ये जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट आ गई, तो ये पूरी की पूरी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है, और उस इनकम पर हायर रेट से टैक्सेबिलिटी आएगी। अनएक्सप्लेन्ड मनी सेक्शन 69 है, देखो, इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर a person is found to possess money, gold, jewelry or valuable items that are not documented in their financial records, tax authorities raise concerns. The individual must explain the nature and source of these possessions. तो ये explain करना पड़ेगा। Failure to provide a satisfactory explanation results in the money, gold, jewelry etc. being treated as a person's income for that specific financial year. तो मान लिया जाएगा कि वो सारी की सारी आपकी इनकम है, ठीक है, इनकम है, और उस पर हायर रेट से टैक्सेबिलिटी आएगी। Amount of investments etc. not fully disclosed in the books of accounts, section 69B देखो, if a person holds investments or valuable items like gold, jewelry in a financial year and the tax officer discovers that actual amount spent on these is more than what is recorded in their financial books, it raises concerns. ठीक है, जितना पैसा खर्च किया था वो ज्यादा खर्च किया था, बुक्स में कम रिकॉर्ड किया। The individual must explain the discrepancy between the real spending and the recorded amount in the books. तो ये डिफरेंस बताना पड़ेगा। Failure to provide a satisfactory explanation or any explanation results in the extra amount being treated as their income for that specific financial year. तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको आपकी इनकम मान ली जाएगी। For instance, if in the financial year ending 31st March 23, the person possesses 300 grams of gold worth 25,000 rupees in the market, but their books show spending of only 15,000. If they can't explain the 10,000 rupees ka difference, tax officer might add 10,000 rupees as their income for that year, right? फिर एक आता है unexplained expenditure. देखो, if in a financial year a person spends money on certain things without explaining the source of that money, or if the explanation given is unsatisfactory to the tax officer, it raises concerns. मेरे पास, मैंने खर्चा कर दिया किसी चीज पर, अब वो खर्चा करने का पैसा कहां से आया मेरे पास, ठीक है, वो खर्चा करने का पैसा कहां से आया मेरे पास, मैं बता ही नहीं पा रहा हूं कि खर्चा करने का पैसा यहां से आया मेरे पास, तो सरकार क्या कहेगी, जो खर्चा हुआ तुम्हारी इनकम, ठीक है, उस पर हायर रेट से पैसा दो। कहां से आया, दिखाओ पहले अपनी इनकम तो दिखाओ, हम मान लेंगे जितना खर्चा करना है तुम्हें करो, लेकिन पहले इनकम तो दिखाओ अपनी। Individual must clarify the origin of the funds used for the expenditure. Failure to offer a satisfactory explanation or any explanation at all allows the tax officer to treat the unexplained expenditure as a person's income for that specific financial year. Unexplained expenditure amount won't be eligible for reduction in any income category. This means that the person can't reduce their taxable income by claiming the expenditure as an expense for the tax purposes. अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। हुंडी क्या होता है, हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ज्यादा इसमें डिटेल में जानने की कोई जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। अभी इधर देखो, इफ एन इंडिविजुअल बोरोज और रीपेज मनी यूजिंग अ हुंडी and the repayment is not made via bank account's paycheck, bank's account paycheck, the borrowed or repaid amount is considered the person's income for that financial year. तो आपको अकाउंट पे चेक से ही रीपेमेंट करना पड़ेगा या बोरो करना पड़ेगा, नहीं तो इनकम मान ली जाएगी। Yet, if an amount borrowed on a hundi has already been treated as income, अगर आप already उसको income treat कर चुके हो, the person isn't taxed again when repaying the same amount. तो दोबारा से taxability नहीं आएगी।
द रीपेमेंट अमाउंट एनकम्पसेस एनी इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड मनी। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपके वो आ गए स्पेशल, मतलब ये सारे वो वाले सेक्शंस आ गए जिनमें आपकी इनकम का पार्ट बना लिया जाएगा कि ये सारी चीजें अगर आपने करी तो फिर आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, अब इस स्पेशल इनकम पर टैक्स क्या लगेगा, तो टैक्स लगता है सेक्शन 115 बीबीई के रेट से। तो देखो, सेक्शन 115 बीबीई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द वेरियस कैश क्रेडिट्स, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, undisclosed expenditure etc. treated as income under different sections including section 69D। ठीक, देखो, unexplained money, investments etc. that are considered as income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D will be taxed at a rate of 60%। ठीक है, विल बी टैक्स एट अ रेट ऑफ 60%। तो आपने अगर कुछ भी घपला किया तो उसको आपकी इनकम मान ली जाएगी और वो स्पेशल इनकम पर 60% के रेट से टैक्स लगेगा, प्लस 25% सरचार्ज भी लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर अमाउंट यू हैव। मतलब आपका सरचार्ज 25% लगना ही लगना है। This makes the effective tax rate, including surcharge of 25% and cess of 4% of tax and surcharge, equal to 78%। तो मतलब अगर आपकी कोई undisclosed incomes आई हैं, undisclosed expenditures आए हैं, undisclosed investments आए हैं, तो उनको undisclosed income, expenditure और investments को आपकी current year की income मान ली जाएगी और उस वाली इनकम पर 78% के रेट से टैक्स लगेगा, 78% के रेट से। दिस हाई टैक्स रेट एम्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट टू हाइड द अनअकाउंटेड मनी। No basic exemption, allowance or expenditure can be claimed by the taxpayer while calculating this deemed income. Additionally, any losses incurred cannot be set off against this income brought to tax under section 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D। ठीक है, कोई भी आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अब ये मई 2022 में क्वेश्चन आया है, मई 2022 में क्वेश्चन आया है, ध्यान देना इसको। असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ द गोल्ड जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीस है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, बट ही रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट ओनली 10 लाख रुपीस इन एक्वायरिंग द सेम। तो ये जो 40 लाख रुपीस है ये इसकी इनकम मान ली जाएगी। भाई तुम कह रहे हो 50, तुम्हारे पास 50 लाख रुपीस का गोल्ड है और तुम कह रहे हो तुमने सिर्फ 10 लाख रुपीस खर्च किए हैं। ठीक है, तो मतलब 40 लाख रुपीस तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी। एक्सप्लेन हाउ द असेसिंग ऑफिसर विल डील विद द इशू। तो 40 लाख रुपीस तुम्हारी इनकम मानी जाएगी और इस पर 78% के रेट से टैक्स लगेगा। As per section 69B, if the assessee is found to be the owner of gold, market value of which is 50 lakh rupees during the financial year ending 31st March 23, but he has recorded to have spent only 10 lakh rupees in acquiring it, the assessing officer can add the difference of the market value of such gold and 10 lakh rupees, that is 40 lakh rupees, ठीक है, as the income of the assessee for the assessment year 23-24 if the assessee offers no satisfactory explanation thereof. Such income would be chargeable to tax at the rate of 78%, 60% plus surcharge 20% and cess 4%। ठीक है, ये तो हो गया एग्रीगेशन ऑफ इनकम। अब हम लोग फटाफट से देखते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो उसके लिए एक ये चार्ट मैंने बनाया है, आप लोगों को आपके नोट्स में मिल जाएगा। इस एक चार्ट में सारी चीजें एकदम क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो आपके जो लॉसेस होते हैं वो इंटर सोर्स सेट ऑफ किए जा सकते हैं। इंटर सोर्स का मतलब एक ही हेड के अंदर अंदर। मैंने ये जब रेगुलर क्लास में पढ़ाया तो मैं इसमें ये बोलता था हमें इस चैप्टर में सिर्फ वो लॉसेस चाहिए जो पहले अपने हेड के अंदर सेट ऑफ हो, उसके बाद उसी साल में बाकी किसी हेड में, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत लॉस बच जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो, राइट। तो ये हम लोगों ने पूरा चक दे इंडिया के स्टाइल में ये पढ़ा था, मजा आया था इसमें। देखो इंटर सोर्स सेट ऑफ, और इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को याद करने के लिए भी मैंने एकदम सिंपल टेक्निक आपको बताई थी, वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको सिंपली हेड वाइज चलना है। ठीक है, आप इंटर सोर्स की बात कर रहे हो ना, इंटर सोर्स में आओ, हेड वाइज चलते हैं। सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या इनकम फ्रॉम सैलरीज में कभी भी लॉस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो उसके लॉस को कहीं भी सेट ऑफ करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है तो आपने हमेशा देखा है कि हाउस प्रॉपर्टीज के लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है बहुत आराम से। हाउस प्रॉपर्टीज के भी जो भी लॉसेस होते हैं उनको बहुत आराम से सेट ऑफ किया जा सकता है, राइट। एक हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट बहुत आराम से सेट ऑफ किया जा सकता है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का इंटर सोर्स सेट ऑफ बहुत आराम से पॉसिबल है। तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस है। कौन कौन से? स्पेक्यूलेशन बिजनेस,
ठीक है, हमने पीजीबीपी में पढ़ा था स्पेक्यूलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, वो किसी और बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस हैं ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेसेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं और किसी के अगेंस्ट नहीं। तीसरा, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है, तो ये घोड़ों वाले जो हो गया ये भी सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली इनकम्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी और के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ किया जा सकता। पीजीबीपी में ये तीन चीज है। उसके बाद आता है आपका कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लॉसेस फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटीज। ये तो हो गया इंटर सोर्स। अब आओ इंटर हेड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक हेड में किसी एक सोर्स से लॉस हुआ, दूसरा सोर्स में प्रॉफिट है ही नहीं, दूसरे सोर्स में प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। मतलब इनकम, अगर हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें तो एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में उतनी इनकम ही नहीं है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में उतनी इनकम ही नहीं है कि पहली वाली हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को वो अपने अगेंस्ट सेट ऑफ कर पाए। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो क्या किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? आओ देखते हैं। अगेन हेड वाइज चलना है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज में लॉस ही नहीं होता, चल रहा हूं, ठीक है। दूसरा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 2 लाख रुपीस तक आप किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। वो आप किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपीस तक। 2 लाख के ऊपर अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा, 2 लाख के ऊपर अगर कोई लॉस होगा तो दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स, राइट। उसके बाद पीजीबीपी, पीजीबीपी में वो तीन, ठीक है। अब सुनो, ये वही तीन है। इसमें मैंने आपको ओमकारा का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि जो लड़की अपने बाप को ठग सकती है वो किसी और की सगी क्या होगी। तो जब ये तीन है, ये तीन अपने ही हेड के अंदर किसी और सोर्स के साथ सेट ऑफ होने से मना कर रहे हैं, तो ये किसी और हेड के अंदर तो क्या ही सेट ऑफ होंगे, ठीक है। जब इन्होंने अपने ही हेड को ठग दिया कि अपने हेड के अंदर किसी और सोर्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होंगे, अपने ही सोर्स के प्रॉफिट से सेट ऑफ होंगे, तो ये किसी दूसरे हेड में सेट ऑफ होने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो यही स्पेक्यूलेशन लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस और घोड़ों वाला, दिस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। और उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का लॉस। तो कैपिटल गेन का जो भी लॉस है वो किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है, वो किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। एक चीज और है, पीजीबीपी का जो नॉर्मल लॉस है, पीजीबीपी का जो नॉर्मल लॉस है, मतलब नॉर्मल किसी भी बिजनेस का जो लॉस है, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरीज। तो पीजीबीपी का जो लॉस है वो सैलरीज के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। और बहुत ही सिंपल है ना, नहीं तो लोग क्या करेंगे, सैलरी कमाएंगे करोड़ों में, राइट, उसके बाद बिजनेस में लॉस दिखा देंगे, बिजनेस में लॉस दिखा के सैलरी से सेट ऑफ कर देंगे, पैसा बचा लेंगे, टैक्स बचा लेंगे, राइट। तो हेड वाइज आपको चलना है। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लफड़ा ही नहीं होता, कोई लॉस वॉस तो होता नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। वो तो अदर सोर्सेज की इनकम ही है, उसमें लॉस तो कभी आपको होना नहीं है, तो उसमें सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड का कोई सीन ही नहीं बनता, ठीक है। तो अगर मैं इंटर हेड के बारे में बात करूं तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में कोई पंगा नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक का लॉस आप किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फिर पीजीबीपी में जब हम लोग आते हैं तो नॉर्मल पीजीबीपी का जो भी लॉस होता है वो आप किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर सैलरीज, एक्सेप्ट फॉर सैलरीज, यस। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी सेट ऑफ किया जा सकता है, कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी सेट ऑफ किया जा सकता है, आईएफओएस के अगेंस्ट भी सेट ऑफ किया जा सकता है। सिंपली ये दिया कि पीजीबीपी का लॉस सैलरीज इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा पाएगा, राइट। उसके बाद आपके पास पीजीबीपी के वो जो 3 एक्सेप्शंस है वो तो है ही है, स्पेक्युलेटिव, स्पेसिफाइड और घोड़े, राइट। ये अपने सोर्स के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ होते, तो ये अपने मतलब ये अपने हेड के अंदर किसी और सोर्स से सेट ऑफ नहीं होते, तो दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ होने की तो दूर की बात है। फिर कैपिटल गेन का जो लॉस है वो किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैपिटल गेन का जो लॉस है वो किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। अब इंटर हेड में भी सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। आप इतना मानकर चलो कि कोई भी लॉस, किसी भी हेड का जो लॉस है वो मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन उसके 2-3 एक्सेप्शंस है। स्पेसिफाइड बिजनेस को इज्जत से देखा जाता था, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी इज्जत से देखा जाता था, और वहां पर हम लोगों ने बात भी की थी कि इसका लॉस आप इनडेफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये वाला है
स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD ये इंडेफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बाकी जो दो हैं, ये स्पेकुलेशन वाला और घोड़ों वाला, इनको तुच्छ नजरों से देखा जाता है। ठीक है कि अरे यार ये जुआ सट्टा ये सब हो रहा है यहां पर, तो इनको 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, बाकी सब कुछ 8 साल तक। ठीक है, तो सारी चीजें, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, बिजनेस लॉस 8 साल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 साल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लॉस होना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पीजीबीपी के अंदर ये 3 जो एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, घोड़े, स्पेकुलेशन, सट्टा, घोड़े और स्पेसिफाइड, राइट। तो अब सट्टा और घोड़े, इसमें 4-4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और जो स्पेसिफाइड बिजनेस है 35AD का, उसको आप इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक, अब सुनो पीजीबीपी और कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, पीजीबीपी और कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। भले ही आप लॉस का रिटर्न फाइल करो, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप बिना रिटर्न फाइल किए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक ऐसा डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन है जो कि आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट उसको अपने अंदर सेट ऑफ कर ही नहीं पा रहा है। मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन कर दिया तो लॉस आ जाएगा, पीजीबीपी में लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस नहीं चाहिए हमें, एंड दैट पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इज नोन एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू हैवंट फाइल्ड द लॉस का रिटर्न। ठीक है, तो जो कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी के लॉसेस हैं, अगर आप उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बिना रिटर्न फाइल किए आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, ये चैप्टर खत्म। देखो, मिस्टर रजत submits the following information for the financial year ending 31st March 23. He desires that you should compute the total income and ascertain the amount of losses that can be carried forward. अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ये देखने से कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट अगर आप हेड वाइज चलो ना, इतना सिंपल, इससे ज्यादा फ्री के मार्क्स आपको मिल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स आपको याद है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इनको याद करना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको बहुत ही सिंपल, आपको सिंपली हेड वाइज चलना है। आपको टोटल इनकम निकालने के लिए बोला है, ठीक है, आपको हाउस प्रॉपर्टी दी हुई है, आपको प्रोप्राइटरी बिजनेसेस के बारे में दिया हुआ है, आपको केमिकल बिजनेस के बारे में दिया हुआ है, लेदर बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कैपिटल गेन, और ये कंट्रीब्यूशन टू एलआईसी टुवर्ड्स प्रीमियम। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। सैलरी हेड तो है नहीं, सैलरी हेड तो है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में एक तो 72,000 रुपीज का प्रॉफिट है और 30,000 रुपीज का दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? बहुत आराम से सेट ऑफ हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई 42,000 जयराम जी की। ठीक, उसके बाद आओ पीजीबीपी के बारे में बात करते हैं। तो पीजीबीपी में जो इनका टेक्सटाइल बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो गया फ्रॉम 31 अक्टूबर 2022, और इस साल का जो लॉस है वो है 40,000 रुपीज का। अच्छा, टेक्सटाइल बिजनेस तो नॉर्मल बिजनेस है, ना तो ये सट्टेबाजी है, ना तो ये घोड़े है, ना तो ये स्पेसिफाइड है। टेक्सटाइल बिजनेस इज अ नॉर्मल बिजनेस। तो ये वाला जो 40,000 रुपीज का लॉस है, ये जो 40,000 रुपीज का लॉस है, ये सेट ऑफ होगा पहले किसके अगेंस्ट? किसी अपने बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक, अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 18, 19, 95,000, ये भी इस साल अगर बिजनेस का कोई प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, राइट। केमिकल बिजनेस डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 मार्च 2020, हेंस नो प्रॉफिट लॉस, बड़ी अच्छी बात है। Bad debts allowed in earlier years recovered during the year 35,000 rupees, तो ये तो इस साल की इनकम हो गई। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 1920, 50,000 रुपीज, तो इसको भी सेट ऑफ किया जा सकता है। लेदर बिजनेस प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आ गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, लेदर बिजनेस एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इन विच इज अ पार्टनर सिंस 2008, 16,550, तो ये 16,550 भी क्या हो जाएगा? ये भी पीजीबीपी की इनकम होगी। पार्टनरशिप फर्म से अगर आप, सॉरी वेरी सॉरी, अगर पार्टनरशिप फर्म से आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो ये आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको सैलरी वगैरह मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी एज पीजीबीपी इनकम। ठीक है, टू द एक्सटेंट विच इज नॉट अलाउड, सॉरी, टू द एक्सटेंट विच इज अलाउड टू द फर्म, राइट। तो जितनी सैलरी फर्म को अपने पीजीबीपी में एज डिडक्शन अलाउड है, उतनी सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल है अंडर पीजीबीपी। यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो आओ देखो अब यहां पर क्या क्या हुआ, बड़ा सिंपल है। पीजीबीपी में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लेदर बिजनेस का प्रॉफिट, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट लो, ये रहा आपका प्रॉफिट।
ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रॉफिट उसके बाद ये दूसरा प्रॉफिट है 35,000 रुपीज का बैड डेट्स की रिकवरी। ठीक है, बैड डेट्स की रिकवरी। तो प्रॉफिट फ्रॉम लेदर बिजनेस, बैड डेट्स रिकवरी, ये तो टोटल बिजनेस इनकम का प्रॉफिट कितना है? टोटल बिजनेस इनकम का प्रॉफिट है 1,35,000 रुपीज, 1,35,000 रुपीज। अब आप सबसे पहले करंट ईयर के टेक्सटाइल के लॉस को सेट ऑफ करोगे। ठीक है, तो यहां पर टेक्सटाइल बिजनेस में ये जो करंट ईयर का लॉस है 40,000 रुपीज, ये आप यहां पर सेट ऑफ करोगे, बचेगा आपका 95। ठीक है, और फिर 95 का ये वाला जो लॉस है इसको आपने यहां पर सेट ऑफ कर दिया, पीजीबीपी इनकम आ गई नील। ठीक है, अब ये वाला जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 50,000 रुपीज का, ये फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे बाद में, पीजीबीपी सॉर्टेड। ठीक है, तो ये सिर्फ देखने से लंबा लगता है, अदरवाइज इट्स वेरी सॉर्टेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 35,000। ठीक है, तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? नहीं। क्या कैपिटल गेन्स का लॉस किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि सर यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 1920 का 50,000 है, आप कह रहे हो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्यों? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पड़ी तो है 42,000 की, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 आप सेट ऑफ कर दो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक बार अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो आगे आने वाले सालों में उसी हेड के अगेंस्ट वो सेट ऑफ होता है। ठीक है, अगर इसी साल बिजनेस का लॉस होता तो हम उसको हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते थे, लेकिन वो भी तब जब अपने अंदर कुछ नहीं बचा है। भाई एकदम सीधी सी बात है, घर की लड़ाई है, पहले घर पे सॉर्ट करने की कोशिश करो ना। अगर घर में सॉर्ट नहीं हो पा रही है तब बाहर वालों से मदद मांगो। ठीक है, और अगर बाहर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो लड़ाई चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, आगे जितने भी सालों चलेगी घर पे ही तो सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास नहीं है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। राइट, तो पीजीबीपी का लॉस अगर इसी साल का होता तब तो हम किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के बारे में सोच सकते थे, कैपिटल गेन वगैरह के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन जो भी पीजीबीपी का करंट ईयर का लॉस है उसको तो हमने सेट ऑफ कर दिया। अब पुराना वाला लॉस जो कैरी फॉरवर्ड है, तो पुराने वाला लॉस जो कैरी फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 60,000 रुपीज का आ गया, इसके अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता, तो ये आपकी कैपिटल गेन इनकम ऐसे आ गई। ठीक है, एलआईसी का प्रीमियम आपने पे किया, इसका डिडक्शन 80C में मिलता है, हम लोग डिडक्शंस वाले चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो टोटल इनकम आ गई 92,000 रुपीज। अब कौन कौन से लॉसेज आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे? तो जो केमिकल बिजनेस से 50,000 रुपीज का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 35,000 का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, Miss Geeta, a resident individual, provides the following details of her income losses for the year ended 31st March 23. देखो, salary income received as partner from partnership firm 7,50,000 रुपीज, ये पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर से मिली है। राइट, तो ये इनके हाथ में पीजीबीपी की तरह से टैक्सेबल होगी, एंड द सेम वाज अलाउड टू द फर्म। अगर ये पार्टनरशिप फर्म से इनको सैलरी मिली है और ये सैलरी का रिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिल चुका है, तो 7,50,000 रुपीज की सैलरी इनके हाथ में टैक्सेबल होगी, नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज बट अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Loss on sale of shares listed in BSE 3 lakh rupees. Shares were held for 15 months and STD paid on the sale and acquisition. Long term capital loss हुआ। Long term capital loss cannot be set off against short term capital gains, cannot be set off against any other head of income. Long term capital gain on sale of land 5 lakh rupees, हाँ, तो इस 5 lakh rupees के अगेंस्ट ये 3 lakh rupees का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। 51,000 rupees received in cash from friends in a party, IFOS. 55,000 rupees received towards dividend on listed equity shares of domestic company, IFOS. Brought forward business loss for assessment year 21-22, 12,50,000 rupees. This can be set off only against business income. Compute gross total income of Miss Geeta for the assessment year 23-24 and ascertain the amount of loss that has to be carried forward. बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरीज कुछ है क्या? नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ है क्या? नहीं। सीधा पीजीबीपी है ना, सीधा पीजीबीपी है 7,50,000 रुपीज। तो देखो सीधा पीजीबीपी, सैलरी रिसीव्ड एज पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, 7,50,000 रुपीज ही आ गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें से ये बिजनेस लॉस 12,50,000 रुपीज का है, तो 7,50,000 रुपीज के एक्सटेंट तक इसको यहां पर सेट ऑफ कर दो, तो पीजीबीपी इनकम आपकी नील हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल गेन्स में 5 लाख रुपीज का आपको गेन था, 3 लाख रुपीज का लॉस था, 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख कर दो, 2 लाख रुपीज का ये हो गया।
IFOS में आपके पास 51,000 कैश और 55,000 डिविडेंड, ठीक है, 51,000 कैश, 55,000 ये, 1,06,000, ठीक है। जो बिजनेस का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होके आया है, तो अब वो किसी और हेड के अगेंस्ट टैक्सेबल नहीं हो सकता, उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। डन, सिंपल। तो बस यही है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस असेसमेंट ईयर 5 लाख हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड द नेक्स्ट ईयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक। Mr. P, a resident individual, Mr. P, a resident individual, furnishes the following particulars of his income and other details for the previous year 22-23. Income from salary computed है 18,000 rupees. Net annual value of house property. तो income from house property के लिए अब आपको इसमें से 30% standard deduction माइनस करना पड़ेगा। ये NAV आपको दी हुई है, तो NAV में से अगर आपको income from house property तक पहुंचना है तो इसमें से 30% का standard deduction आपको माइनस करना पड़ेगा। Income from business 80,000. Income from speculative business 12,000. Long-term capital gain on sale of land 15,800. Loss on maintenance of racehorse 9,000. Loss on gambling 8,000. ये देखो, लॉस ऑन गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्या होती है? कैजुअल इनकम होती है। कैजुअल इनकम का कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 comes to 8,000 rupees for which no treatment is given above. Other details of unabsorbed depreciation and brought forward losses pertaining to assessment year 22-23 are: unabsorbed depreciation 9,000, loss from speculative business 16,000, short-term capital loss 7,800. Compute the gross total income of Mr. P for assessment year 23-24 and amount of loss that can or cannot be carried forward. आओ देखते हैं, हेड वाइज चलेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आती है? इनकम फ्रॉम सैलरीज आपकी आती है 18,000 रुपीज की, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आप पीजीबीपी का लॉस तो सेट ऑफ कर नहीं सकते, ठीक। इसके अगेंस्ट आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस ही नहीं है। 70,000 रुपीज का आपका वो है एनएवी, उसमें से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई, ये आपकी सैलरी इनकम, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। थर्ड हेड आता है पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई 80,000, ठीक है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस को अलग देखेंगे, ये आपकी 80,000 ये हो गई। इसमें से 8,000 आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ठीक है। 80,000 में से आपने 8,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, आया आपके पास 72,000, ठीक है। उसके बाद आप देखो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई मतलब नहीं है। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, ये तो इनकम फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स से ही सेट ऑफ होगा, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन 8,000 का हम माइनस कर चुके हैं। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 9,000 आप माइनस करोगे, 9,000 आपने अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो 63,000 रुपीज आपकी बिजनेस इनकम निकल कर आई। अब आओ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस आई 12,000 रुपीज, इसके अगेंस्ट आप लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस माइनस करोगे 16,000 रुपीज का, लेकिन ये सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 रुपीज माइनस हो पाएगा। और ये लॉस कौन से ईयर का है दिया हुआ है क्या? असेसमेंट ईयर 22-23। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 साल तक स्पेक्युलेटिव लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो 16,000 का जो लॉस है वो टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 रुपीज सेट ऑफ हो जाएगा, बचा हुआ 4,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 12,000 में से 12,000 गया, बचा हुआ 4,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई, ठीक है। अब हम कैपिटल गेन्स पर आते हैं। कैपिटल गेन्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड हो गया 15,800, राइट। और यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 7,800, तो 15,800 में से 7,800 माइनस हुआ और ये आपकी कैपिटल गेन इनकम आ गई। टोटल इनकम आपकी आ गई, ठीक है। क्या क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ? 4,000 रुपीज का ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, और लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस 9,000 रुपीज का ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। और इसी के साथ हमारा 2 चैप्टर्स का रिविजन कंप्लीट हो जाता है, एंड इट टुक ओनली 1 hour 12 minutes, एक्चुअली 13 minutes, ठीक है। तो बस दैट्स इट। अब अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल मेरे कोर्सेज का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आप यहां पर स्टोर पर आओगे, लॉगिन करने के बाद अपना स्टोर पर आना, और यहां पर आपको मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। डीटी का भी, आईडीटी का भी, और कॉम्बो भी आपको यहाँ पर इंडिविजुअल कोर्सेज दिख जाएंगे, तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। बाकी May 24 के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अगस्त से, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर जाओगे और यहाँ पर आप गेट प्लस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 20% का ऑफर अभी चल रहा है। आप यहाँ पर मेरा कोड यूज करोगे निष्ठेन, अप्लाई करोगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।